हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप लोगों में से कईयों को मेरा 7 इयर्स एक्सपीरियंस इन जर्मनी बहुत अच्छा लगा था एंड उसके बाद मुझे कई कमेंट्स भी आए, कई सारे डीएम्स भी आए कि यार स्टूडेंट लाइफ कैसी रही लेकिन आपकी। तो मैंने सोचा चलो अब इस 7 इयर्स को थोड़ा और डिवाइड करते हैं 3 इयर्स में। तो आज के 3 इयर्स वाले एक्सपीरियंस में मैं बताने वाला हूँ कि मेरी यहाँ पे पूरी स्टूडेंट लाइफ गई कैसी थी। थोड़ा सा और पहले जाते हैं। जब मैंने बीटेक मेरी ख़त्म कर रही थी तो मैंने फिर इंडिया में 1 साल का ड्रॉप लिया था। उस 1 साल के दौरान में मैंने मेक श्योर किया कि मेरी जो जर्मन लैंग्वेज लेवल थी वो B1 तक पहुंच जाए एंड दैट वाज इट। ये था मेरा पूरा का पूरा प्रोफाइल समझ ली जो मैंने यहाँ पे यूज़ करी थी एप्लीकेशंस के दौरान। जैसे पिछली वाली वीडियो ऐसी रही थी जिसमें हम लोग ने एक एक करके टॉपिक वाइज कवर किया था। आज की वीडियो में थोड़ा इस तरह रहने वाला है कि मेरी जर्नी कैसी थी हर एक सेमेस्टर वाइज, कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे क्या क्या किया था अप अंटिल 6th सेमेस्टर। और आपने वीडियो के टाइटल में भी देखा होगा जहाँ मैंने लिखा है कि यार जर्मनी में 2 साल में मास्टर्स करना बहुत मुश्किल है या फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा क्यों है और ये ऐसे क्या रीजंस होते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या होता है कि 2 साल में मास्टर्स क्यों नहीं करना चाहिए यहाँ पे। एंड अगर पहले वीक की बात करूँ तो देखो यार, आते तो इतने सारे काम होते हैं कि भाई रेंट कॉन्ट्रैक्ट पकड़ो, उसको पहले पढ़ो समझो, उसके बाद अपना सामान ढूंढो, बेसिक्स चीज़ें लाओ घर के लिए, फिर जाके बैंक अकाउंट के काम करो, सिटी रजिस्ट्रेशन के काम करो। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बता चुका है कि किस तरह आपको बेसिक जर्मन आनी चाहिए ताकि आपके यहाँ सारे काम हो जाए। अनलेस आप कोई बड़े से सिटी में आ जाओ तो वहाँ पे इंग्लिश में काम हो जाता है। अगर आप तो छोटे साइड हो तो भाई बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन ये पहला हफ्ता पता नहीं चलता और यूँ निकल जाता है। क्योंकि पहले तो आप एक्साइटेड होते हो, नया नया सब कुछ लग रहा होता है। फिर आता है दूसरा हफ्ता जिसमें बताते हैं कि पूरा यहाँ पे ओरिएंटेशन होता कैसे है। यहाँ तो ओरिएंटेशन के पहला दिन होता है जिसमें तुम्हें 1 से 2 घंटा बताते हैं तुम्हारे कोर्सेज़ के बारे में कि तुम ये सब करने वाले हो। उसके बाद कुछ भी पढ़ाई के बारे में नहीं होता है। उसके बाद होता है कि तुम्हें सिटी के बारे में बताना, तुम्हें बताना कि अगर तुम्हें यहाँ कोई हेल्प चाहिए तो वो तुम्हें उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि अच्छा नहीं यहाँ करो, अच्छा तुम्हें कोई बडी असाइन कर देते हैं जस्ट इन केस अगर तुम्हें बिल्कुल जर्मन नहीं आती हो तो। और ओरिएंटेशन का पहला हफ्ता इसी तरह निकलता है कि आपको यहाँ की लाइफ के बारे में समझाने के बारे में कि आपको यहाँ यूज़ टू हो या अगर आपको कोई पहले से क्वेश्चंस हो यहाँ उनसे आप सब क्लियर कर पाओ उस हफ्ते के अंदर। एंड हम लोग को यहाँ पहले सेमेस्टर में बताते हैं कि हमारे कितने क्रेडिट्स होते हैं, यहाँ पे हमें कितना क्लियर करना पड़ता है कि हम को ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई भी एग्ज़ाम अनअटेम्प्ट छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं है, आपको हर एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने चाहिए। पहले सेमेस्टर में ये मत करना कि तुमने कोई से भी एग्ज़ाम नहीं दिए। एक लिमिट होती है हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग। एंड इसके अलावा आते हैं, एक्साइटेड होते हो, तुम्हें बताते हैं कि अच्छा ठीक है तुम्हें 120 क्रेडिट्स करने हैं या तुम्हारे 90 क्रेडिट्स का कोर्स है उसके बारे में। लेकिन पता है आते सबसे पहले हमें क्या इंपॉर्टेंट था कि भाई साथ में एक तो इंडियन स्टोर कहाँ पे है। क्योंकि उस टाइम जब हम लोग 2018 में आए थे इतना ऑनलाइन का था नहीं, 1 या 2 वेबसाइट थी, तो वो भी हमें बाद में पता चली थी। जो सबसे मेन होता है जब आते हैं विंटर्स, क्योंकि इस टाइम क्या अराउंड क्या होता है कि तुम्हारे आए हुए 1 से 2 महीने हो जाते हैं, डिपेंडिंग कि तुम्हारा 3 महीने का हो कि 6 महीने का वीज़ा हो, उस मुताबिक तुम्हें एक्सटेंड करना पड़ता है। मेरे मुताबिक जितनी जल्दी आओ, जैसे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाए उसी मंथ में कर लो। क्योंकि अगर तुम छोटी जगह हो तब तो फिर भी तुम्हें अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, लेकिन तुम जैसे हैम्बर्ग रह रहे हो, म्यूनिक रह रहे हो, भाई यहाँ अपॉइंटमेंट लेने में 4-4 5-5 महीने लग जाते हैं। तो जितना जल्दी आओगे उतनी जल्दी लाइन में लग जाओगे। प्लस तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी होंगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी वीज़ा एक्सटेंड कराने में। क्योंकि मैं जहाँ पे रहता था वहाँ इतनी टेंशन होती नहीं थी, वहाँ पे हमें ईजिली 2 साल का वीज़ा एक बार में मिल जाता था। इसी चक्कर में क्या होता था कि हम लोग जब भी इंटर्नशिप वगैरह के कहीं बाहर भी आते थे, हम लोग वापस छोटे सी गाँव में आते थे और अपना वीज़ा एक्सटेंशन कराते थे। रिया एग्ज़ाम्स की जो कि सबसे मेन था पहले सेमेस्टर का, भाई इससे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टाइम मेरे कभी नहीं रहे। समझ ही नहीं आता था। कोई एग्ज़ाम बोलता है कि भाई 45 मिनट्स का है, कोई 1 आवर का है। किसी एग्ज़ाम में तो 1 to 1 प्रोफेसर के साथ बैठो और उनसे बात करो, वो लोग क्वेश्चंस पूछते जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम से पहले एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात लगी मेरे 2 साल की पढ़ाई के अंदर, मेरे कभी भी किसी भी क्लास का कोई भी कंपलसरी अटेंडेंस थी ही नहीं। यानी कि तुम आओ, तुम पढ़ो, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है कि तुम्हें आना ही आना है। लेकिन सच्ची बताऊँ, ये पहली बार ऐसा था कि हम लोग कभी क्लास मिस ही नहीं करते थे। क्योंकि जब सारे एग्ज़ाम्स का पॉइंट आया तब और क्लियर हुआ। यहाँ पे सब कुछ कॉन्सेप्चुअली तुम्हें बहुत अच्छी तरह पढ़ाता है कि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट है ये सब। और एग्ज़ाम में कोई भी रट्टे वाले क्वेश्चंस नहीं आते। तुमने ये पढ़ा, तुमने वहाँ जाके छाप दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुमने क्लासेस में कॉन्सेप्ट समझे तभी तुम एग्ज़ाम में कुछ अच्छी तरह लिख पाओगे। तो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे क्या लगी, और मेरे थोड़ा कल्चर शॉक भी था कि जैसे मैं यहाँ पहला सेमेस्टर देने आया, पहली बात एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कम से कम 1 या 2 महीने पहले आ जाता है कि अच्छा आपका ये एग्ज़ाम है, आप अब रजिस्टर कर लो कि आपको कौन कौन से देने हैं। प्लस अगर आपके केस में ऐसा होता है कि नहीं यार अब मैं ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ, तो तुम्हें एक अप टू 48 आवर्स या फिर 72 आवर्स पहले तुम डिसाइड कर सकते हो, डी रजिस्टर भी कर सकते हो कि तुम्हें अभी एग्ज़ाम नहीं देना है। अनलेस ये भी पॉसिबिलिटी अगर तुम उस दिन सिक हो गए तो कुछ डॉक्टर का नोट ले आओ, तब भी तुम्हारा वो अटैम्प्ट की तरह काउंट नहीं होगा। हाँ, तुम एग्ज़ाम में बैठ गए तो ऑब्वियसली अटैम्प्ट की तरह काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम को री देने के लिए भी तुम्हें 2 चांसेस और मिलते हैं, डिपेंडिंग कि वो सिर्फ विंटर सेमेस्टर का एग्ज़ाम है कि समर सेमेस्टर का एग्ज़ाम है।
लेकिन यहाँ पे जब तुम री भी एग्जाम देते हो जैसे इंडिया की तरह होता है, यहाँ तुम्हें उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी पड़ती है। सेकेंड सेमेस्टर चालू होने से पहले एक बीच में 2 से 3 हफ्ते का हम लोग को ब्रेक मिलता है। यूजुअली ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी की ये चीज़ काफ़ी कॉमन रहती है। उस टाइम ना मार्च का या अप्रैल का टाइम होता है, क्योंकि ये थोड़ा ऑफ सीज़न होता है ना। मैं मानूंगा यहाँ इस टाइम कहीं भी घूमने पक्का जाया करो, क्योंकि पता है फ़ायदा क्या होता है, तुम वहाँ घूम लोगे, तुम्हें सस्ता भी पड़ेगा और तुम एंजॉय भी अच्छे से कर पाओगे। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ी टेंशन कम थी। टेंशन इसलिए कम थी पढ़ाई के लेके क्योंकि हमें थोड़ा आइडिया लग गया था कि यार यहाँ पे पढ़ने का तरीका कैसा होता है, यहाँ पे एग्ज़ाम किस तरह देने रहते हैं, यहाँ पे तुम्हें तैयारी किस तरह करनी पड़ती है। एंड मेनली हमें टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था, जो कि पहले सेमेस्टर में सेट करना काफ़ी मुश्किल था। साथ ही साथ खुशी थी। खुशी किस बात की? धूप वापस आ गई थी वापस भाई जो, और हम लोग को हर कोई बोला यार यूरोप के समर, और हम लोग वो एक्सपीरियंस करने वाले थे। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे बीच में एक और चल रहा था वो था पार्ट टाइम का, क्योंकि पहली बार हमारे पास 3 से 6 महीने का होता है। तो कई लोग हमें बोलते नहीं पहले एक्सटेंड करा लो, फिर हम तुम्हें पार्ट टाइम दे देंगे। उस टाइम पार्ट टाइम के ऑप्शंस 2 या 3 ही थे हमारे पास। सब में जर्मन काफ़ी चाहिए थी, और उससे मैं B1 में आया था, तो मेरे को तो भाई जल्दी से डायलेक्ट भी नहीं समझ में आ रहे थे, तो उस टाइम तो मेरे को भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की भी जॉब्स रहती हैं, और अगर तुम यूनिवर्सिटी की जॉब्स के लिए देखो ना, तो आई थिंक हर यूनिवर्सिटी का ना एक मेल सिस्टम होता है। वो लोग उसके अंदर हर दिन डालते रहते हैं नई नई चीज़ों के बारे में। अगर तुम नए आए हो भाई, उसको हर दिन पढ़ना, दिन में एक बार। और सुबह सुबह अगर कोई जॉब का ऑफर दिख गया तुम्हें यूनिवर्सिटी, तो उसी टाइम अप्लाई कर लेना। पहली बात, वो 10 से 20% एक्स्ट्रा देते हैं मार्केट का। दूसरी बात, काम सिंपल होता है, या फिर ज़्यादा डेस्क जॉब्स होती हैं। सेकेंड सेमेस्टर में साथ ही साथ अब पार्ट टाइम स्टडीज ये सब मैनेज करने की आदत डल गई थी फाइनली। और लाइफ में ना अच्छा चल रहा था, धूप निकलती थी शाम के, रात के 8-9 बजे तक धूप रहती थी। थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में अजीब लगता है यार, रात को भूख ही नहीं लगती जल्दी से, लेकिन वो सब भी हो रहा था। और इसी के दौरान मेरा सामने होने वाला था जर्मनी के हेल्थ सिस्टम के साथ, जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार आते ही सेकंड सेमेस्टर में ऐसा होगा। कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हुए मेरी हो गई फीट फ्रैक्चर। भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि डॉक्टर के साथ बात कैसे करूं, कैसे उसको अपने सिम्टम समझाऊं। ना मेरे को मेडिकल टर्म्स आते, ना मुझे पता था क्या बोलते हैं इसको। पहली बात तो बहुत ही टूटी फूटी निकली। फिर उसने बोला चलो ठीक है, पहले तुम्हारा 2 हफ्ते का बेड रेस्ट है। उसे समझाया कि इस पर धीरे धीरे प्रेशर डालना, सब करना। उसने मेरी तरफ से सब कुछ किया था, और यहाँ पे मुझे सारे इक्विपमेंट्स मिल गए थे। मेरे को सारी डॉक्टर की स्लिप भी मिल गई थी कि बाई चांस मेरे को एग्ज़ाम ड्रॉप करना हो तो मेरे को उसकी भी टेंशन नहीं थी। लेकिन एट द सेम पॉइंट वो 2 हफ्ते का बना 4 हफ्ता, 4 हफ्ते का बना 8 हफ्ता, 8 हफ्ते का बना 12 हफ्ता। और भाई मैं सही नहीं हो रहा था, मेरी टांग अपेरेंटली जुड़ी नहीं रही थी। वो बोला सही नहीं हो रही थी। मैंने बोला भाई मेरे बस की नहीं है, मैं जा रहा हूँ इंडिया। और फिर मैं चला गया। ये था मेरा पहला बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जर्मनी के हेल्थ सिस्टम के साथ। और ये भाई इसने मेरे को बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट में छोड़ा था कि यार यहाँ अगर गलती से ख़राब होगी तबीयत और तुम्हें डॉक्टर्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ बहुत दिक्कत आने वाली है। ये अपने इंडिया जैसा नहीं है कि जब मन करो यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, किसी को दिखा दो। ये मेरा पहला नेगेटिव भी बोल लो। ओवर द टाइम काफ़ी अच्छे भी रहे, लेकिन अगर स्टार्टिंग में इतना गंदा एक्सपीरियंस होता है ना, और खासकर तब जब तुम्हें लगता है कि यार ना मेरे को यहाँ पे जर्मन आती है, ना मेरे को यहाँ कुछ आता है, ना मुझे समझ में आ रहा है कि आगे करना क्या है। साथ ही साथ इसका इफेक्ट ऑब्वियसली हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी पार्ट टाइम छोड़नी पड़ जाती है, आपके वहाँ से भी अटक जाती हैं। तो आपका कोई भी अगर थोड़ा प्लान हो तो मान के चलना, कभी कभार कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए तैयार रहना। तो फिर अब आ गया था मेरा 3rd सेमेस्टर। मैं इंडिया से वापस भी आ गया। एंड सच्ची बता रहा हूँ, स्टार्ट तो बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि एक तरीके से जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स की थे डेडलाइन, वो मेरी कम से कम 10 हफ्ते आगे शिफ्ट हो गई। इसके साथ साथ मेरी पार्ट टाइम चली गई। इसके साथ साथ मेरे को लगा कि भाई अब मैं 3rd सेमेस्टर में आ गया हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक जर्मन ढंग से नहीं आती है। तो साथ ही साथ अंदर एक वो चल रहा था कि यार आगे कैसे यहाँ पे रहूँगा, कैसे यहाँ पे सब कुछ मैनेज करूँगा। जब मेरे को जर्मन नहीं आ रही तो यहाँ पे जॉब्स कैसे होंगी। मेरे दिमाग में सारे के सारे सिर्फ यही थॉट्स आ रहे थे। सारे थॉट्स आते हुए मैंने कुछ डिसाइड किया। मैंने सोचा कि यार अब मेरे हाथ में ना 2 ऑप्शंस हैं। या तो अब मैं सीधा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर लूँ, विच वॉज अ गुड इनफ, क्योंकि पता है क्या होता है, 3rd सेमेस्टर होता है, हर कोई इंटर्नशिप करता है, उसके बाद थीसिस करता है। मैंने सोचा या तो मैं यही प्लान फॉलो कर लूँ, या फिर मैं थोड़ा रिस्क लूँ, मैं रुकूँ, 5 से 6 महीने अपने आप को दूँ, ताकि मैं C1 तक पहुँचूँ। क्योंकि मेरी B1 थी और मेरे को B2 थोड़ी बहुत समझ में आती थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं C1 लेवल का हो जाऊँ, कि मैं जर्मन में पूरी फ्लुएंसी ले लूँ और उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँ। तो बहुत सोचा, एंड फाइनली मैंने रिस्क ली कि चलो ठीक है, लैंग्वेज करते हैं। लकीली जहाँ मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, वहाँ पे वो लोग लैंग्वेज कोर्सेज ऑफर करते थे, काफ़ी इंटेंसिव वाले, ऐसे कि आप वहाँ पे DSH कर सकते हो, एंड आप सीधे वहाँ पे इस लेवल के आ जाते कि आप फिर मैं वो सर्टिफिकेट यूज़ करके यहाँ पे मास्टर्स भी कर सकता इन जर्मन। लेकिन एक तरफ ये था, एक तरफ ये भी था कि ये जो पूरा कोर्स था मेरे को मोटा मोटा 2600 यूरो का पड़ रहा था। एंड मेरी ना करके उस टाइम सेविंग्स 5 या 6 हज़ार रुपये थी। तो मेरे को लग रहा था करूँ ना करूँ। जर्मनी में आके आके ना आपको हर कोई एक चीज़ समझाएगा कि भाई यहाँ पे जो भी तुम्हें देखना है, जो भी तुम्हें करना है, तुम्हें खुद को करना है।
लेकिन वो थर्ड सेमेस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट वो मेरा वो था कि ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस करने वाला था और ये चीज़ मैं लिव करने वाला था कि भाई जो मेरे एक्शन होंगे उनके कॉन्सिक्वेंस मुझे ही झेलने। तो सब कुछ डिसाइड करके मैंने बोला चलो करते हैं। लेकिन करते 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 वो था साल मार्च 2020 जब मेरा कोर्स चालू हुआ। जिसको याद ना हो डेट, भाई वो वही डेट था जिस दिन जर्मनी में पहला लॉकडाउन लगा था। यानी कि जो मेरा कोर्स था वो आगे शिफ्ट हो गया। इस चीज़ का फ़ायदा भी था क्योंकि एक तरीके से मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं करता, कंपनियों ने भी हायरिंग बंद कर दी थी। लेकिन एक तरफ से ये भी था कि भाई जो मैं सोचा था कि मैं पार्ट टाइम करके कवर कर लूँगा, कहीं कुछ भी अवेलेबल नहीं था। फाइनली चालू हुआ फोर्थ सेमेस्टर, मेरी लाइफ का और एटलीस्ट मेरी मास्टर्स की स्टडी का सबसे कन्फ्यूजिंग वाला। एक तरफ मेरे सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म हो गए थे, तो मेरे को ऐसा कुछ पढ़ने नहीं बैठना था कि अच्छा मैं ये करूँ वो करूँ। इस साथ मेरी कोर्स चालू हो गया था। तो कोर्स है मेरा B2C1। ऑफिशियली ये 13 हफ्ते का कोर्सेज था जिसके अंदर हमें हर दिन इंटेंसिवली काफ़ी पढ़ाते थे। ये लोग 5 घंटे की क्लासेस होती थी, 3 घंटे का होमवर्क होता था, 1 घंटे की सेल्फ स्टडी। भाई वो दिन के 9 घंटे जर्मन पढ़ के जो मेरा दिमाग रुक जाता था कि यार अब मेरे से और कुछ जाएगा नहीं अंदर। मेरा कोर्स खत्म हुआ जो कि जून एंड में होना था, उसको ख़त्म होते होते जुलाई का एंड हो गया। यानी कि जो 12 हफ्ते का कोर्स था वो सीधे सीधे 16 से 17 हफ्ते बढ़ गया था क्योंकि बीच में 4 हफ्ते लॉकडाउन की वजह से सब कुछ ही हॉल्ट पे आ गया। हमारे कोर्स में ऐसा था कि हमारा कोर्स के बाद हमें 1 महीने का और ब्रेक मिल गया क्योंकि उस टाइम आ गए थे समर वेकेशन। आना है समर वेकेशन से एक डिले आ गया, लेकिन मुझे उस टाइम फ़ायदा मिला क्योंकि मेरे को पूरा वो महीना मिल गया प्रेप करने का। साथ ही साथ जो पिछले के 3 से 4 महीने थे, मैंने ये भी नोटिस किया कि चलो मैं साथ में इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते रहता हूँ, तैयारी करते रहता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ के CV के फॉर्मेट कैसे होते हैं, यहाँ पे इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, यहाँ पे प्रेप कैसी करनी होती है। साथ ही साथ मैं उसमें भी लगता रहा, मैं साथ में अपनी तैयारी करता रहा। मॉक इंटरव्यूज़ कुछ दिए, साथ में ज़्यादातर इंटरव्यूज़ के बुरे वो भी आए थे फीडबैक, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था प्राया। शायद इस वजह से भी हो सकता है कि उस टाइम कंपनियाँ खुद इतने कट्स में थी कि उन्होंने 30% सैलरी कट कर रखी थी, तो वो लोग नए इंटर्न्स हायर नहीं कर रही थी। वो समय से ख़त्म करते करते जो मैंने सोचा था, मेरी C1 पहुँच गई थी, DSH मेरा पूरा क्लियर हो गया था काफ़ी अच्छे तरीके से। इंटर्नशिप का भी ऑफर आ गया था और मेरे को अब फ्राइबर्ग छोड़ना था और मेरे को एक दूसरी सिटी जाना था अपनी इंटर्नशिप कंटिन्यू करने। और ये होने वाला था मेरा 5th सेमेस्टर। बाकी देखो, इस पॉइंट पे ना कईयों का होता है कि हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे पास एक मैंडेटरी इंटर्नशिप है, ये कईयों के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। अगर तुम्हारे कोर्स में एक मैंडेटरी इंटर्नशिप है तो देखो वो करो, लेकिन साथ में एक और भी कर लेना। होगा क्या कि तुम्हारे पास जर्मनी का मोटा मोटा 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा फुल टाइम का। अगर तुम्हारी एक मैंडेटरी इंटर्नशिप है और दूसरा ऑप्शन तुम वर्क स्टूडेंट रखना चाहो तो वो तो और भी बेटर है। वर्क स्टूडेंट के फ़ायदे ही हो जाएंगे, तुम हर महीने 80 आवर्स तक काम कर सकते हो, तो तुम्हें कोई दूसरी जॉब का सोचना भी नहीं पड़ेगा। प्लस तुम्हारे वहाँ कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। करते हैं 5वें सेमेस्टर की। तो मेरी इंटर्नशिप हो गई, मेरी लैंग्वेज हो गई, एंड इंटर्नशिप ख़त्म करते ही फिर मैं इंडिया गया था। मेरा रोका था निया के साथ, एंड मेरा रोका हुआ था 1 अप्रैल को 2021। इसके साथ में जो मैंने छोटी सी इंडिया की ट्रिप प्लान करी थी 3 से 4 हफ्ते की, वो वापस इंडिया में लॉकडाउन की वजह से, एक नए कोविड वेरिएंट की वजह से सीधे 3 से 4 महीने की हो गई क्योंकि मैं भी कोविड से इन्फेक्ट हो गया था। तो ड्यू टू मेडिकल रीजंस, जो कि मेरा छठा सेमेस्टर था, 5 महीने का जो मेरा छठा सेमेस्टर था, उसके सीधे सीधे 4 महीने तो मेरी मेडिकल रिकवरी में चले गए। फिर मैं वापस आया, मैंने थीसिस के लिए देखा। जब मैं थीसिस के लिए देखना चालू करके बैठा कि अच्छा चलो थीसिस के लिए यहाँ मैं कौन सी फील्ड में करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, किस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में करूँ, साथ ही साथ मैं यूनिवर्सिटी के जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहा था क्योंकि मेरे को लगा थीसिस के टाइम पे मेरे को ज़्यादा ये मंडीन जॉब्स करूँगा, हार्ड जॉब करूँगा तो मेरे को बहुत दिक्कत होगी। लकीली उस टाइम यूनिवर्सिटी में जॉब थी, मैंने उसके लिए अप्लाई किया। एग्जैक्टली जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, मैंने अपने मेल्स चेक करे एंड मुझे ये अपॉर्चुनिटी मेल के थ्रू ही मिल गई थी। तो अब मेरा छठा सेमेस्टर ख़त्म होने को आ गया था, एंड ये छठा सेमेस्टर ख़त्म होते होते मेरी चीज़ों पे सब आ गया था कि भाई मैं अपनी थीसिस चालू कर चुका हूँ। मैं थीसिस रजिस्टर नहीं करी थी क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में एक टाइप का अनऑफिशियल रूल है कि थीसिस पहले दिन ही चालू मत करो, तुम पहले उस पर काम करो। जब तुम्हें अपनी तरफ से लगता है कि अच्छा ठीक है मेरी थीसिस 50% हो गई, 60% हो गई और अब मैं उसको लिखना चालू कर सकता हूँ, फिर तुम उसको रजिस्टर करो। क्योंकि जिस दिन रजिस्टर हो गई, बिना डॉक्टर के सर्टिफिकेट के उस थीसिस की डेडलाइन कभी शिफ्ट नहीं हो सकती। तो मैंने उसको रजिस्टर भी लेट किया। साथ ही साथ मेरी पार्ट टाइम चल रही थी, लेकिन फिर मुझे हिट हुआ कि यार मेरा आ रहा है 7वां सेमेस्टर। उस टाइम ना बहुत थॉट्स आए थे कि यार मैंने इंडिया आने से पहले सोचा था 2 साल में मास्टर्स करूँगा, यहाँ आके लगा 2.5 साल में मास्टर्स करूँगा, इंटर्नशिप कर लूँगा। 3rd सेमेस्टर में लगा चल ठीक है 2.5 की जगह 3 साल में मास्टर्स कर लेता हूँ कि लैंग्वेज भी हो जाएगी। तो एक तरीके से डाउट, डिप्रेशन, सब चीज़ आ रही थी यार कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये सबको आता है। तो अगर देखो आ रहा है तो ये समझ के चलो तुम्हें अपना करना है। हर चीज़ को टाइम लगता है, ये इंडिया नहीं है
कि अपन हर सेमेस्टर पढ़ते रहे, हर सेमेस्टर करते रहे। यहाँ पे तुम्हें मास्टर्स के साथ साथ अलग सर्टिफिकेट्स भी चाहिए, अलग ट्रेनिंग भी चाहिए, अलग स्किल्स भी चाहिए, क्योंकि जिसका गोल वो हो कि मेरे को मास्टर्स के बाद यहाँ पे जॉब करनी है, तो ये मैं सोच लेना कि तुम्हारा पढ़ाई से काम चल जाएगा, नहीं चलने वाला। वहाँ पे तुम्हारे सीवी में इंटर्नशिप्स, वर्क स्टूडेंट्स, ये सब ऐड होने चाहिए ताकि उनको तुम्हारी सीवी अच्छी लगे। 7वां सेमेस्टर आया, मैंने बोला अब एक और फुल टाइम जॉब पकड़ता हूँ। वो थी मेरे जॉब एप्लीकेशंस। 7वें सेमेस्टर चालू होते ही मैं एकदम सीरियस हो गया था इस मोड पे कि यार अपनी सीवी अपडेट करता हूँ, 100 चीज़ें करता हूँ। सेमेस्टर के अंदर आई थिंक मैंने मोटा मोटा 100 से 150 एप्लीकेशंस करी होगी। पहली 20 एप्लीकेशन ज़ीरो, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। इतना बुरा लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। फिर मैं बैठा, इंस्टा पे कईयों को ढूंढा जो कि जर्मनी के करियर गुरुज थे कि जर्मनी में सीवी किस तरह बनती है, उनसे सीखा, अपने आसपास वालों से सीखा, उनसे सीनियर्स को देखा जिनकी जॉब्स लग चुकी थी, उनके सीवी से रेफरेंस ली, ये सब करके अपनी सीवी केटर करी। फिर चालू हुआ मेरा 20 से लेकर 90 तक का रास्ता। इस दौरान मेरी थीसिस साथ में चल रही थी एंड क्योंकि वो 60-70% हो गई थी, मैंने रजिस्टर भी कर दिया था, मैंने साथ साथ वहाँ पर भी काम कर रहा था। लेकिन भाई मेरा स्केड्यूल बहुत गंदा था उस टाइम, सच्ची बता रहा हूँ। 7 बजे उठो, पहले 8 से 11 जॉब करो, फिर 1 घंटे का ब्रेक, उसमें कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करो, फिर 12 से 4 थीसिस पे काम करो, फिर 1 घंटे का ब्रेक लो, फिर 5 से 7 वापस थीसिस आके लिखो अपनी, फिर 1 घंटे का ब्रेक लो, फिर उसके बाद जॉब एप्लीकेशंस करो, वो भी रात के 12 बजे तक जब तक तुमसे हो पा रही है। और ये था मेरा ना करके 3 से 4 महीने का स्केड्यूल। तरह टाइम कट रहा था, इस तरह मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा था। साथ ही साथ मैं अपनी स्किल्स को भी कर रहा था। लेकिन जो 20 to 90 एप्लीकेशंस मैंने किए थे ना बाद में, उसमें सब चीज़ें अच्छी तो हुई थी, लेकिन मैं हमेशा फर्स्ट या सेकंड राउंड के बाद रिजेक्ट हो रहा था। मेरे को डिक्लाइन आ रहे थे कि नहीं, हमें और कोई मिल गया, या फिर जो मुझे ऑफ़र मिले थे वो थे 40 to 45, विच वॉज एट दैट टाइम एवरेज और थोड़ा बिलो एवरेज सैलरी अगर आप मास्टर्स कर रहे थे। मेरे को ऐसा रहा था मैं और बेटर कर सकता हूँ, इस वजह से मैं रुका। मैंने फिर 1 महीना बहुत इंटेंसिवली नए नए कोर्सेज करे, नई नई चीज़ें देखी, कुछ थोड़ा कोडिंग की तरफ भी करा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी कोर्सेज करे, सब कुछ करा। ये सीवी और लुक्रेटिव लगे, थोड़ी और अच्छी लगे। फाइनली ये सब करने के बाद एंड मोटा मोटा मेरे मास्टर्स को हो गए थे 39 मंथ्स, नहीं 40 मंथ्स हो गए थे। 40 मंथ्स में मेरे को फिर फाइनली 130 एप्लीकेशंस। एट दैट पॉइंट मेरे पास 5 ऑफर्स थे, उसमें से मेरे को जो सबसे अच्छा लगा 55 to 60 की रेंज में मैंने अपना वो सेलेक्ट किया, जो मेरे को उस टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है एंड अब एवरेज सैलरी लग रही थी। देखो यार, हर यहाँ जो भी मास्टर्स करने आता है हर एक का अपना होता है। किसी को आगे पीएचडी करनी है तो देखो तुम तो जितनी जल्दी हो सके 2 साल के अंदर करो। जिसको लगता है कि उसको यहाँ पे आगे जॉब करनी है तो भाई जितना हो सके तुम अपनी वर्क स्टूडेंट करो, इंटर्नशिप करो, सर्टिफिकेट्स लो। यार मेरे को ऑलमोस्ट 7 सेमेस्टर लगे मास्टर्स करने में, किसी को भी सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अभी आप लोगों ने सुना कि वो 7 सेमेस्टर कैसे निकल गए, स्किल्स करने में, मेडिकल रीजंस, ब्ला ब्ला जो भी तो यहाँ आओ, हर एक का अपना जर्नी है। मेरे 3 साल ऐसे निकल गया, मुझे पता नहीं चला पढ़ाई का। बाकी देखो, अगर आप लोग को वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और अगर आप लोग को जानना है कि चलो पढ़ाई तो ऐसी थी, जॉब कैसी रही मेरे 4 साल की, तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना या फिर डीएम में पूछना। अगली वीडियो फिर हम लोग आगे की 4 years एक्सपीरियंस पे काफ़ी डिटेल तरीके से बताएंगे। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखना, खुश रहना, बाय एंड टेक केयर।